आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मध्य प्रदेश के रीवा में मौजूद है। दोस्तों, रीवा की अपनी एक तारीख़ है, अपनी इसकी एक तहजीबी रवायत है। यहाँ पर आज़ादी से पहले के हालात की बात करें और आज़ादी के बाद के हालात की बात करें तो हमें देखते हैं कि दोनों वक्त में रीवा की तरक्की नहीं हो सकी। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से मैं आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि रीवा की तारीख क्या है। रीवा का शुमार मध्य प्रदेश के तारीखी शहरों में होता है और वस्त हिंद में विंध्य प्रदेश की मशहूर रियासत रीवा का दारुल हुकूमत रहा है और अब मध्य प्रदेश का एक अहम हिस्सा है। इसकी सरहदें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर और बांदा जिले से मिलती हैं, जबकि मध्य प्रदेश के जिला सतना और सीधी से इसकी सरहदें मिली हुई हैं। रीवा उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर इलाहाबाद से 130 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है, जबकि मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल से 420 किलोमीटर दूर है। यह खित्ता मुसलमानों की आमद से कब्ल ढाला के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 6वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक कलचुरी राजाओं की हुकूमत रही है। कलचुरी अहद के जवाल के बाद ये खित्ता बाघेला राजपूताओं के जेर असर आया। बाघेला हुक्मरानों की वजह से ही इसका नाम बघेलखंड मशहूर हुआ। मुस्लिम अहद हुकूमत में इसके नाम में कोई तब्दीली नहीं की गई, लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत का वस्त हिंद पर तसल्लुत कायम हुआ तो उन्होंने 1871 में इंतजामी उमूर के नुक्ते नजर से इसे बघेलखंड एजेंसी का नाम दिया। 1931 में बघेलखंड एजेंसी को बुंदेलखंड एजेंसी में जम कर दिया गया और आज़ादी मुल्क के बाद इस खित्ते को एक और नाम से याद किया गया, वो है विंध्य प्रदेश। रीवा को 13वीं सदी में बघेला राजाओं ने बसाया था। मौजूदा रूप में रीवा मध्य प्रदेश में एक जिले की हैसियत रखता है। बघेलखंड में से अगर रीवा और सतना को निकाल दिया जाए तो बाकी पूरा इलाका तरक्की की दौड़ में हमेशा पीछे रहा है। हालांकि यहाँ पर कलचुरी राजा, मुगल, पंडार, वाघेला, राजपूत और अंग्रेजों की हुकूमत रही है, लेकिन ये तमाम ही हुक्मरान यहाँ के वसाइल को तो इस्तेमाल करते रहे, लेकिन यहाँ की तरक्की पर कभी कोई गौर नहीं किया। इस पूरे खित्ते में गोंड और कोल कबाइल की अक्सरियत है, हालांकि दूसरी अक़वाम के लोग भी कसीर तादाद में बूदबाश रखते हैं। पहले के इतिहास की बात करें हम तो रीवा ये क्षेत्र जो है बहुत दिन से कई राजवंशों ने यहाँ शासन किया है। जो वर्तमान राजवंश शासन कर रहा था, मतलब इसके पहले वो बघेल थे। बघेलों के पहले यहाँ कलचुरियों का शासन था। चंदेल इसके आसपास थे, लेकिन मुख्य रूप से कलचुरियों का शासन रहा है। और कलचुरी भारत की सबसे प्राचीन, मतलब प्राचीन क्या कहे, बहुत समय तक शासन करने वाली एक राजवंश है, जिन्होंने 700 वर्षों तक शासन किया। तो यह क्षेत्र बहुत दिन तक उनके अधीन रहा है। देखिए, रीवा का नाम यहाँ पर पता नहीं, शायद आपको जानकारी हो, एक बहुत पुराने इतिहासकार रहे हैं जो आज नहीं हैं, निजामी साहब। वो इसको रीवा नहीं बोलते थे, रीमा बोलते थे और रीमा पत्तना बोलते थे। एक ये जो उस समय का जो नदी होती थी, नदी के किनारे का जो क्षेत्र होता था, वो रीवा का जो हिंदी में या जो संस्कृत में नाम है वो नर्मदा के नाम से इसको माना जाता है। लेकिन फिर भी नर्मदा यहाँ आसपास नहीं आती है, लेकिन उस समय का जो पुराना क्षेत्र है वो नर्मदा का ही क्षेत्र इसको माना जाता है, तो उसी का एक दूसरा नाम रीवा है, इसलिए रीवा पड़ा हुआ। रीवा मुश्तरका तहजीब का शहर है। यहाँ पर मुसलमानों की बूदोबाश सदियों से जारी है। ऐसा नहीं है कि रीवा में मुसलमानों की आमद मुस्लिम बादशाहों के साथ हुई हो, बल्कि रीवा में इस्लामी तहजीब के नकूश हमें सूफिया की आमद के साथ ही मिलने लगते हैं। सूफिया की आमद से रीवा में न सिर्फ इस्लामी तालीमात आम हुई, बल्कि इंसानियत का भी सर बुलंद हुआ। यही वजह है कि आज भी इस शहर में मुश्तरका तहजीब के नकूश बहुत मुस्तहकम दिखाई देते हैं। चूँकि बघेल राजाओं ने ये भी एक लंबे समय तक शासन किया, लगता है 35वीं या 36वीं पीढ़ी उनकी वर्तमान में है, तो ये एक बहुत लंबा समय इनका शासन रहा है। और चूँकि ये राजस्थान से गुजरात के साथ पास से आए थे, भट्टगोहरा, घोर के बाद बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाद रीवा आया है। रीवा राजधानी बनने के बाद बहुत से ऐसे राजा, प्रतापी राजा भी हुए हैं जिन लोगों ने यहाँ शासन किया और इस क्षेत्र का विकास किया है। जो आज का पुराना जो किला है या किला का क्षेत्र है, वहाँ पर आप जाके आज भी देख सकते हैं कि वो एक कोई जात विशेष के लोग नहीं हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग, बहुत लोग वहाँ रहते हैं और
जहाँ तक हमारी जानकारी है, महाराज जो रहते रहे हैं उनके बहुत करीबी लोग रहे हैं, विश्वसनीय लोग रहे हैं, जिन पर उन्होंने विश्वास किया या उनको अपने साथ रख के उनके माध्यम से राजसाज काज किया है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रीवा की तरक्की की और यहाँ पर रहने वाले अक़लियती तबके मुस्लिम समाज की तरक्की की। आज़ादी के बाद यहाँ पर कदम तो उठाए गए, लेकिन इसका वो फ़ायदा जो मुस्लिम समाज तक पहुँचना चाहिए था आज तक नहीं पहुँच सका। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में हुकूमत बुनियादी किरदार अदा करती है। मध्य प्रदेश की तश्कील से कब्ल रीवा का इलाका CPN बरार में शामिल था, लेकिन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद रीवा को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। आज़ादी के बाद जितनी भी हुकूमतें कायम हुई उनमें कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियों का किरदार रहा है। मध्य प्रदेश में रीवा एक जिले की हैसियत रखता है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक रीवा की कुल आबादी 1,83,232 है। इसमें से 54% मर्द और 46% खातीन है। रीवा में शरह ख्वानगी 71% है, जिसमें मर्दों में 78 और खातीन में शरह ख्वानगी 64% है। लेकिन अगर मुस्लिम माशरे की तालीमी तरक्की पर नजर डालें तो हालत मायूस कुन नजर आती है। बच्चों की सुविधा तो होनी चाहिए, जैसे कि अगर वो रोजगार में छोटे रोजगार में लग गए हैं, किसी में उन्हें ज्वाइनिंग दी है, तो जैसे STC का कोटा एक फिक्स है कि इनकी ये पोस्ट खाली रहेगी और इसके बाद में इनका प्रमोशन चैनल बना हुआ है। ऐसा माइनॉरिटी के लिए अल्पसंख्यक कोटे में नहीं बना हुआ है। एक बार किसी तरह मान लीजिए कहते हैं कि अल्पसंख्यक की सीट है, तो उसके अल्पसंख्यक में तो काफ़ी आते हैं, जैन भी आ गए हैं और ये सब हैं, क्रिश्चियन है, सरदार हैं, मुस्लिम है, तो इनका जो कोटा के हिसाब से देखा जाए तो आगे प्रमोशन नहीं है। एक बार कहीं उनको मिल गई नौकरी, मगर हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपके कि उनका भी एक प्रमोशन होना चाहिए, चैनल बनना चाहिए कि इस पोस्ट के बाद में जो सीनियर पोस्ट अगर खाली है तो उनको मिलनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, मिलती नहीं है, क्योंकि भले वो सीट खाली रहेगी मगर उसमें प्रमोशन नहीं होता है। अब चाहे ये आप कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, ये ऐसा चला आ रहा है। मर्दों के मामले में तालीम याफ्ता ख्वातीन की तादाद आधी भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में जितनी भी हुकूमतें कायम हुई उन्होंने रीवा ही क्या मध्य प्रदेश के मुसलमानों की तालीमी तरक्की का कोई खाका तैयार नहीं किया। यही वजह है कि आज़ादी के बाद रीवा का मुस्लिम समाज पसमानदा से पसमानदा तर होता चला गया। मैक्सिमम मुस्लिम्स भाई जिनकी संख्या ज़्यादा है, मैकेनिकल टाइप के लोग, मैकेनिक है समझे, और छोटे मोटे काम करते हैं, छोटी मोटी दुकानें खोल लिया है समझे, और मैकेनिक हो गए। 1 या 2% मुलाजिम हैं, 1 या 2% मुलाजिम हैं, 1-2% की अच्छी व्यवस्थित दुकानें हैं, है समझे, लेकिन अव्यवस्थित दुकानें और बदतर हालत ज़्यादा है। रीवा का मुस्लिम तबका भी खुद को जेवर तालीम से आरास्ता करके खुद कफील बनना चाहता है, लेकिन ये नौजवान उस वक्त मायूस हो जाते हैं जब उनकी लाख कोशिशों के बावजूद सरकार की फलाही स्कीमों का फायदा उन तक नहीं पहुंच पाता, और फिर तालीम हासिल करने के बाद रोजगार के मौके फराहम नहीं होते तो उनके सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। अब रोजगार के हालात तो साहब यहाँ वो जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ज़्यादातर ऑटो लाइन में हैं लोग, ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो मैकेनिक हैं, कुछ टेलर मास्टर हैं, उनकी दुकानें हैं, छोटे मोटे धंधे हैं, बस यही सब है। तालीम की कमी है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। माशी हालत ख़राब होने की वजह से बीच में ही रह जाते हैं। बघेलखंड में रीवा शहर को अमन के टापू के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि सूफिया की तालीमात को यहाँ के बाशिंदों ने न सिर्फ अपने दिल के करीब रखा बल्कि उसका अमली नमूना भी पेश करते हैं। यहाँ पर तमाम तीज त्योहारों को मिलकर मनाने की रवायत आज भी कायम है। बघेलखंड का इलाका रीवा में एक कदीम और तारीखी शहर होने के साथ
मुश्तरका तहजीब का भी मरकज है, लेकिन ये शहर हर अहद में सियासत का शिकार रहा है। हालांकि बघेलखंड की सरजमीन से तानसेन, बीरबल, मशहूर सितार नवाज अलाउद्दीन खां, महाराज पुष्पराज सिंह दूदेव, भैयालाल शुक्ल, रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह जैसे लोगों का रिश्ता रहा है। ये वो नाम हैं जो सियासत के जादूगर के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपनी सलाहियतों से सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख और तहजीब व तमद्दुन पर गहरा असर छोड़ा है। इन लीडरान की कोशिश से रीवा ने तरक्की की बहुत सी मंजिलें तय की हैं, लेकिन अगर उसमें अक़लियती तबके की तरक्की पर नजर डालें तो मायूसी ही हाथ लगती है। यहाँ का मुस्लिम तबका यहाँ के लीडरों की नजर में एक वोट बैंक से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। हालांकि आजादी के बाद ये सियासत और भी गालिब आ गई। यही वजह है कि यहाँ की तरक्की को भी लोग उसी तनाजुर में देखते हैं। सूबे में हुकूमत चाहे जिस भी पार्टी की रही हो, हुकूमत ने उसे नजरअंदाज ही किया है। वरना जिस तारीखी शहर की अजमत कलचुरी और बाघेला अहद में काबिल दीद थी, आज उसकी खस्ताहाली इस तरह से नहीं होती। दरअसल आजादी के बाद हमारे लीडरान ने दावे और वादों की हदों से निकलकर कभी रीवा की हमजहत तरक्की के लिए काम ही नहीं किया। यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश के तरक्की याफ्ता शहरों की बात की जाती है तो इसमें हमें बघेलखंड का कहीं नाम भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में हम अगर यहाँ पर आजादी के बाद मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी हमें इसी मनफी सियासी सोच का नतीजा दिखाई देती है। अगर सही माने में आप पूछो तो मेरा कहना यह है कि अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम समाज के लिए जो योजना है उसकी जानकारी जो है वो शायद ही गिने चुने लोगों को होगी उसकी जानकारी। और जहाँ तक जिनको वास्तव में उनको उनका उसका मिलना चाहिए फ़ायदा, उन लोगों तक वो जानकारी नहीं पहुँच पाती। इसकी वजह यह है कि अल्पसंख्यक आयोग का न यहाँ पर कोई कार्यालय है और ना यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो ये जो है ईमानदारी से काम करके जो योजना का लाभ है और जिसको मिलना चाहिए वहाँ तक खबर पहुँचाए। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और मेरे ख्याल से रीवा ही नहीं, ज़्यादातर जगह जो है अल्पसंख्यक की जो योजनाएं हैं वो नेट पर ज़रूर है, लेकिन उनका क्रियान्वयन, उनकी जानकारी किसी भी समाज सेवी को भी नहीं है और न जो उनका फ़ायदा मिलने वाले लोगों हैं उनको है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रीवा के डेवलपमेंट की। यहाँ पर आज़ादी के बाद हमारी हुकूमतों के ज़रिए जो कदम उठाए गए हैं उसका फ़ायदा अक़लियती तबके तक भी पहुँचा है। लेकिन यहाँ पर जब हम वक्फ इमलाक पर नज़र डालते हैं, यहाँ पर उर्दू ज़बान पर नज़र डालते हैं तो हमें हर कदम पर मायूसी होती है। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। कौमों के उरूज व ज़वाल में तालीम, तंजीम और तिजारत का बहुत अहम किरदार होता है। कहने को रीवा एक कदीम और तारीखी शहर ज़रूर है, लेकिन आज़ादी के बाद रीवा की हमजहत तरक्की की बात करें तो रीवा ने वो तरक्की हासिल नहीं की जो उसकी कदीम तारीख का हिस्सा रहा है। बघेलखंड एजेंसी का हेडक्वार्टर रहने वाला ये शहर आज भी तरक्की की दौड़ में पीछे है। उसकी वजह साफ है, आज़ादी के बाद यहाँ की हमजहत तरक्की और अक़लियती तबके की तरक्की के लिए जो मंसूबा बनाया जाना चाहिए था उसको नज़र में रखकर हमारे सियासी रहनुमाओं ने काम ही नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ के मुस्लिम बाशिंदे तरक्की के मैदान में आगे नहीं आ सके। मुस्लिम बाशिंदों की तालीम, माशरती और समाजी जिंदगी निहायत ही अबतर है। उसकी वजह भी साफ है, यहाँ के मुसलमान आज़ादी के बाद सियासी पार्टियों के लिए एक वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं रहे और आज भी उनका इस्तेमाल सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर ही होता है। हालांकि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियों की हुकूमतें रही हैं। इन दोनों सियासी पार्टियों ने यहाँ के लोगों से दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन अपने दावे का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं किया।
दूसरी बात यह भी है कि रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 420 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ऐसे में हमारे रहनुमा जिन्हें भोपाल के मुस्लिम समाज की तरक्की ठीक से दिखाई नहीं दे रही, 420 किलोमीटर दूर उन्हें मुसलमानों की तरक्की कहां से दिखाई देगी। रीवा में अगर मुस्लिम समाज के मसाइल और उनकी पसमानदगी को थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया जाए तो भी यहाँ पर दूसरी अक़लियती तबके के लोगों के लिए आज़ादी के बाद ऐसा कोई अहम कदम नहीं उठाया गया जिससे उनकी जिंदगी में कोई बड़ा इनकलाब आया। रीवा का मुस्लिम समाज कांग्रेस अहद में नजरअंदाज तो किया ही गया, बीजेपी के अहद में भी उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत है। कहने को इस हुकूमत ने मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अगर मुसलमानों से मुताल्लिक तरक्कियाती इदारों की बात करें तो सभी इदारे बीमार हैं। बीजेपी चंद मुस्लिम लड़कियों की शादी को मुस्लिम समाज के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी मानती है, जबकि मुस्लिम लड़कियों की शादी मुस्लिम समाज के लिए मसला कभी नहीं रहा। मध्य प्रदेश के मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला तालीम, रोजगार और उनका तहफ़्फ़ुज़ है, और जब मध्य प्रदेश का मुसलमान इन पहलुओं पर नजर डालता है तो उसे मायूसी होती है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के वजूद में आने के बाद अक़लियतों की तरक्की के लिए जो इदारे बनाए गए वो सभी हमारी सियासत की वजह से आज तक बीमार हैं। अल्पसंख्यक समाज में, मुस्लिम समाज में देखा जाए तो उन्होंने जो मदरसा बोर्ड का जो गठन किया वो मुस्लिम समाज के लिए जीवनदायिनी बन गई। इस माननीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का गठन हुआ और उसके जरिए ही पूरे मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ और बेरोजगारी भी दूर होने का प्रयास उन्होंने किया। उसके माध्यम से उसका विकास तो ये समाज को हुआ। उसके बाद जो है जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनके लिए भी उन्होंने योजनाएं लाई। अपने अल्पसंख्यकों को विशेष करके जो रोज़गार दिया गया उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ऋण दे करके उनको रोजगार उन्मुखी कार्य में लगाने का प्रयास किया। हाँ, हमारी पार्टी जो है पिछले करीब 12 साल से है, वो है इसके अंदर गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके जो है वो शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के, और वो जो है उनका नज़रिया बहुत ही अच्छा रहा है। वो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं और सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं, और अलग अलग जो है वो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बनाई। उसके तहत यहाँ के जो लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अल्पसंख्यक जो है उन लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, बराबरी का दर्जा है उनको। लेकिन अल्पसंख्यक के अंदर जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिनको जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका जो आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो उसमें पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। रीवा में मुस्लिम तालीम की शरह अपने दूसरे बिरादरान वतन का निस्फ भी नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका दीनी तालीम से वाबस्ता है। यहाँ पर उर्दू तालीम का इंतजाम नहीं के बराबर है। उर्दू मदारिस तक ही राइज है और इन मदारिस का इंतजाम मुस्लिम कम्युनिटी अपनी कोशिशों से करती है। ऐसे में अगर उर्दू जरिए तालीम की बात करें तो रीवा ही क्या मध्य प्रदेश में उर्दू मीडियम के स्कूल दम तोड़ते जा रहे हैं। उर्दू वालों के बार बार के मुतालबात के बावजूद हुकूमतों ने इसके लिए कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया। साबिका कांग्रेस हुकूमत ने दावे तो बहुत किए, लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं किया जिससे उर्दू स्कूलों को नई जिंदगी मिलती। और अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो ये भी उसी रास्ते पर गामजन है। इस तरह से उर्दू की बका की बात करें तो सूबे में 1996 के बाद उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का ख्याल ही नहीं किया गया। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग थे और उर्दू हमारे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ी और जानी समझी जाती थी। अच्छा उसका मेयार था और अच्छे लोग थे। लेकिन वक्त के साथ ये देखा जा रहा है कि ना तो गार्जियंस उस पर कोई ख्याल करते हैं
और ना ही बच्चे। ज़्यादातर मुस्लिम्स कम्युनिटी माशी हालात की तरफ ज़्यादा ज़ोर दे रही है। उसका मतलब ये हो जाता है कि एजुकेशन कम और पैसा कमाने की जुस्तजू ज़्यादा रहती है। इसलिए उर्दू का ख़ास तौर से जो है मेयार हमको अच्छा नहीं दिखता, घटता ही दिख रहा है। रीवा में उर्दू जबान के शायकीन की एक बड़ी तादाद है। तहरीक आज़ादी में भी यहाँ के उर्दू शुआरा ने अपनी इनकलाबी शायरी से मुहिब्बान वतन को बेदार करने का काम किया था। रियासती अहद में महाराजा गुलाब सिंह और अधिराज सिंह जूदेव ने न सिर्फ उर्दू की सरपरस्ती की बल्कि उर्दू के शुआरा और अदबा को अहम ओहदों पर फाइज किया था। लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ का उर्दू समाज फरियाद किससे करे? हुकूमत तो हुकूमत है, उसके वादे मसलहत का शिकार और दावे सियासी ताबीर का हिस्सा होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास 66,000 करोड़ की वक्फिया इमलाक है, वो वक्फ बोर्ड कंगाल है। उसकी वजह है कि इसकी 70% जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं। रीवा में भी वक्फिया इमलाक का यही हाल है। वक्फिया इमलाक पर आम लोगों के साथ बड़े सियासतदां और सरकारी कब्जे भी शामिल हैं। सरकार वादे तो करती है लेकिन उन वादों पर अमल कभी नहीं होता। जैसे आप ले लीजिए बड़ी दरगाह मैया, यहाँ पे 32 एकड़ ज़मीन थी, समझे। स्टेट ज़माने में राजा महाराजाओं ने वक्फ किया था, है समझे। धीरे धीरे जो वहाँ पे रहता था बरकत शाह नाम का, उसने अपने नाम पट्टा करा के बेचना शुरू किया। लेकिन कुछ भाई लोग एक्टिव थे, उन लोगों ने उसका पट्टा निरस्त करा दिया सुप्रीम कोर्ट से। तो आज जितने लोग वहाँ रह रहे हैं 32 एकड़ ज़मीन में, सब वक्फ की ज़मीन है और फ्री ऑफ चार्ज रह रहे हैं। उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैक्सिमम वहाँ नेता टाइप के लोग रह रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि रीवा के मुस्लिम समाज की पसमानदगी के लिए हुकूमतें ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यहाँ का मुस्लिम समाज भी अपनी पसमानदगी के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी आज तक तालीमी, माशी और माशरती सतह पर खुद को आगे बढ़ाने के लिए कोई मुनज़्ज़म कोशिश नहीं की। दोस्तों, रीवा में आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज की तालीमी, माशी और अखलाकी सूरत हाल पर मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।